स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल CFP टेक्नोलॉजी में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच 12th क्लास का कहकशां उर्दू बुक का चैप्टर 10 लेकर आया हूँ, जो चैप्टर का नाम है आपका इब्राहिम सिक्का। यह एक मुख्तसर अफसाना है। इब्राहिम सिक्का में जो कहानियाँ पेश की गई है वो खुद मुसन्निफ जो सलाम बिन रज़ाक है वही पेश करते हैं। मैंने मुख्तसर अफसाना के बारे में पहले भी एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन आंसर डील कराया था कि ऐसी किस्सा या कहानी जो मुख्तसर तौर पर एक ही नशिस्त में या एक ही झटके में या कम से कम वक्तों में पढ़ ली जाए, आप उसे मुख्तसर अफसाना कहेंगे। ऐसा किस्सा या कहानी जो बहुत कम वक्तों में पढ़ लिया जाए, या ऐसा किस्सा या कहानी जिसे एक ही नशिस्त में यानी एक ही झटके में पढ़ लिया जाए, उसे आप मुख्तसर अफसाना कहेंगे। ये मुख्तसर अफसाना जो इब्राहिम सिक्का है, यह एक कहानी के तौर पर दिया हुआ छोटी सी कहानी है। इसको लिखने वाले सलाम बिन रज़ाक हैं। सलाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र के पनवेल महाराष्ट्र जो राज्य है उसके पनवेल जिला भी है, गांव भी है। पनवेल में 15 नवंबर 1941 ईस्वी को पैदा हुए। उनकी तालीम डिप्लोमा एजुकेशन की है और बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में वह जो है 35 बरस तक उस्ताद की हैसियत से नौकरी किया था। उस्ताद शिक्षक के ओहदे पर नौकरी किया। वहीं नौकरी करने के बाद 1999 में वो रिटायर हो गए, सबकदोश हो गए और वहाँ से उसने मुसन्निफ वाला कारनामा स्टार्ट कर दिया। यूँ तो लिखने का कारनामा सिलसिला उसका पहले से भी था, लेकिन जब वो उस्ताद की हैसियत से थे उस वक्त तो उनका रफ्तार थोड़ा सा धीमी था, कम था। आगे दिया कि 1964 में ही उनका एक अफसाना शाये हुआ था। सबसे पहला अफसाना सलाम बिन रज़ाक ने 1964 ईस्वी में लिखी थी। उसके बाद 64 के बाद भी नंगी दोपहर का सिपाही 1977 में लिखा, मुअब्बर 1987 में लिखा और शिकस्ता बुतों के दरमियान 2001 में लिखा। ये जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं इब्राहिम सिक्का, ये शिकस्ता बुतों के दरमियान जो 2001 में शिकस्ता बुतों के दरमियान कहानी उसने लिखी थी, उसका थोड़ा सा अंश है ये इब्राहिम सिक्का। ठीक है, अगर आपको दे देगा कि कहानी इब्राहिम सिक्का किससे अखज़ किया गया है या किससे लिया गया है या कौन सा कहानी का अंश है, तो शिकस्ता बुतों के दरमियान। शिकस्ता बुतों के दरमियान को लिखने का अंदाजा उसका इतना साफ और सुहल था जिसकी वजह से 2001 में तो लिखा, 2004 ईस्वी में उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड उसको मिला था। आगे दिया उन्होंने हिंदी का एक मजमुआ लिखा था बच्चे, कामधेनु के नाम से। कामधेनु 1988 ईस्वी में कामधेनु के नाम से उन्होंने एक मजमुआ लिखा था। क्लियर है? एक सेकंड। में उसको साहित्य अकादमी तर्जुमा अवार्ड दिया गया, जो तर्जुमा करने के लिए मिलता है। उसके बाद 2004 में शिकस्ता बुतों के दरमियान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी इनाम मिला। उनके बाद इनकी वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा शोहरतें फैली शिकस्ता बुतों के दरमियान से, और वहीं 2001 में ही लिखने के बाद काफ़ी वो बीमार होने लगे। तंगदस्ती के कारण, बीमारी की अलालत के कारण वो वहाँ से लिखने का जो सिलसिला उनका था वो कम होता चला गया। आखिरकार उसकी लिखने की जो शैली थी वो बहुत ही कम हो गई। यहाँ कहानी में दिखाया है, इस कहानी में क्या है कि मैं संक्षिप्तीकरण में ख़त्म कर दे रहा हूँ। इब्राहिम नाम का एक लड़का है जो 4ठी जमात तक पढ़ा हुआ है। इब्राहिम नाम का एक लड़का है जो 4ठी जमात तक यानी 4 क्लास तक पढ़ा लिखा है। उनका बाप का जो पेशा होता है
वो भिष्टी का होता है। भिष्टी यानी पानी पिलाने वाला, गांव में घूम घूम कर पानी पिलाने वाला। आजकल तो आरओ वाटर और ये गैलन पहुंचाने वाला ऑटो पे भर भर के वाटर फैक्ट्रियाँ बहुत सारा खुल रही है, जहाँ से पानी अपना फिल्टरिंग करके लोग बेचते हैं बाजारों में। पहले जिस वक्त की बातें ये जिक्र किया है, उस वक्त पानी भर भर के मटके में ले जाकर घर घर पहुंचाकर उनके मटके में डालना पड़ता था, तो उनको कहा गया भिष्टी। ठीक है, और वहीं से पानी पिलाने वाला इब्राहिम सिक्का सबके घर घर में घूम घूम कर पानी देते थे, सबको पानी पिलाने का एक जरिया था, तो वहां से उसका लक़ब पड़ा सिक्का। सिक्का सिक्का के मायने होते हैं पानी पिलाने वाला। तो एक धुरन गांव है, उसी गांव का किस्सा बयान किया गया है। धुरन गांव में एक इब्राहिम सिक्का नाम का एक लड़का है जो 4ठी जमात तक पढ़ता है। उसका बाप का पेशा पानी बेचने का था, घर में घूम घूम कर पानी पहुंचाने का था। उनका बाप बीमार पड़ने की वजह से इब्राहिम अपने बाप के पेशे को इख्तियार कर लेता है। ठीक है, पूरे गांव में पानी पिलाता है, आता जाता है, लोगों के नजरों में इनकी बहुत इज्जत है, बहुत क्रेज है, सबको इसको बहुत दुलार प्यार करते हैं। लोग इसे प्यार से अब्बू कहते थे, अब्बू। हाफ टी शर्ट हाफ पैंट पहन कर ये पूरे गांव में बिना चप्पल का ही पानी बांटता था। बदकिस्मती की बात है, इब्राहिम बहुत गरीब लड़का है, बहुत। सिर्फ पानी बेचने का जो उनका व्यवहार है, हुनर है, उनके पास वही एक कला है, वही एक हुनर है। इसके अलावा कोई भी आमदनी का उसके पास जरिया नहीं है, दूसरा कोई जरिया नहीं। गरीबी की हालत में, तंगदस्ती की हालत में बहुत मुसीबत से अपनी जिंदगी गुजार रहा है बेचारा। बहुत से घरों में आते जाते उसी धुरन गांव में एक बहुत दबंग टाइप का आदमी रहता है, जिनके कई दुकानें हैं, जमीन जगह है, बहुत सी फैक्ट्रियां चल रही है, बहुत गया गुजरा लुच्चड़ टाइप के लोग हैं। सबको अपने ताकत के बल पर दबोच कर रखता है, दबा कर रखता है, हर किसी के दिलो दिमाग पर अपना खौफ बना कर रखता है। संयोग कहिए, बदकिस्मती कहिए, या उनका किस्मत कहिए, बेदार खां देशमुख जो गांव का दबंग आदमी रहता है, उनके घर में आने जाने का जो सिलसिला लगा रहता है पानी पहुंचाने के लिए, तो उनकी छोटी बहन से इब्राहिम सिक्का को मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। अब बहुत मुश्किल है, कहाँ इब्राहिम सिक्का इतना जमींदार आदमी, इतना बड़ा पैसा वाला, ऐसे शोहरत रखने वाले, दबंग टाइप के, किसी से डर नहीं, शर्म हया का कोई ठिकाना नहीं, और कहाँ बेचारा इब्राहिम सिर्फ पानी पिलाकर अपनी जिंदगी का गुजारा करने वाला। ऐसी हालत में दोनों को जब मोहब्बत हो जाती है, तो काफी दिनों तक, जब तक मामला राज रहता है, यह दास्तान बहुत लंबी समय तक चलते रहता है। सालों बीत जाते हैं, वो आते जाते हैं, घर में पानी पहुंचाते हैं, लड़कियां भी उसे देखकर सिग्नल देती है, बहुत अंदर ही अंदर खुश होती है। जब इसकी मोहब्बत की दास्तानें बेदार खां देशमुख को पता चलता है, तो वह अपनी बहन को बहुत ज्यादा नाम पता पूछने पर जब नहीं बताती है, तो उसे टॉर्चर करती है, उसे बहुत पीटता है। तो बेदार खां देशमुख की छोटी बहन जो इब्राहिम सिक्का से प्यार कर बैठी थी, उन्हें पता था इस चीज के बारे में कि अमीरी गरीबी का बहुत बड़ा फासला है, और अगर पता चल गया तो मेरा भाई इब्राहिम को भी मार देगा। घर में लोगों को पता चलने के बाद उसकी छोटी बहन वहीं बेदार खां देशमुख का ही दरवाजे पर एक कुआं होता है बगल में, दरवाजे के किनारे, जब पेड़ पौधे, लोग बड़े घराने के लोग तो खूबसूरती के लिए बाग बगीचे लगाते हैं, अपने दरवाजे के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाते हैं, वहीं एक कुआं था उसके ही दरवाजे पर। उसी कुएं में कूद कर जान देती है, सुसाइड कर लेती है।
पूरे गांव में इस चीज की अफवाह फैल गई कि बेदार खां देशमुख की बहन किसी से प्यार करती थी। उनका भाई पूछने पर जब वह पता ना बताई तो शायद उनका भाई ने उसे मार दिया या वो अपने से मर गई। लोग कंफ्यूजन में थे, लेकिन कुछ से कुछ बातें करते थे, अफवाह फैलाते थे। पूरे गांव में हंगामा मच गया। उसके बाद इब्राहिम को भी इस चीज के बारे में भनक लगी, खबर पता चल गया। तो जब उनकी बहन की लाश को ले जाने लगे सारे लोग, तो डर के मारे इब्राहिम पूरा शराबपोश यानी पूरे चेहरे जिस्म को ढककर एक काले रंग के कंबल से उस जनाजे में शरीक हुए लोगों के बीच में सबसे पीछे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। अंदर से इस कदर टूट गया था जैसे उसका जिंदगी जीने का जो अब मकसद है वो खत्म हो गया। सदमा की वजह से और बेदार खां देशमुख के डर की वजह से उसे बहुत तेज बुखार भी था। सारे लोग लाश को लेकर अपने साथ में जनाजे के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। ये जो अब्बू थे इब्राहिम सिक्का, ये भी पीछे पीछे जा रहे थे। तो जो मुसन्निफ कहानी बयान कर रहा है ना इब्राहिम, ये सलाम बिन रज़ाक, तो वो जो शिक्षक की हैसियत से थे। आपने देखा ना कि कई म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन स्कूल है वहाँ पर वो 35 सालों तक लगभग नौकरी की। तो ये धुरन गांव में भी उसने नौकरी किया था। एक बार पहले भी उसने नौकरी किया, फिर दोबारा उसको धुरन गांव में ही ट्रांसफर करके भेज दिया गया था। तो दूसरी बार वो सारी कहानियां देखा, सारा माजरा देखा, तो अपनी यादें बयान कर रहे हैं। सारे लोग कब्र की ओर चले गए, कब्रिस्तान की ओर। अब जनाजे को कब्र में डालने की तैयारियां कर रहे हैं। मजमा बहुत बड़ा है। सबसे पीछे इब्राहिम सिक्का लंगड़ाता हुआ, पूरा जिस्म को ढके हुआ काला रंग का कंबल से चले जा रहे हैं। रास्ते में जब कब्रिस्तान के नुक्कड़ पर पहुंचा तो कुछ मुट्ठी मिट्टी एक पन्नी में भरकर उस मास्टर साहब को, जो शेख जी थे, उनको शेख जी कहा करते थे, वास्तव में वो सलाम बिन रज़ाक थे मुसन्निफ, उनके हाथों में दे देते हैं कि यह मिट्टी मेरे तरफ से उस कब्र पर चढ़ा दीजिएगा। सारे लोग कब्रिस्तान पर जाकर जनाजे को दफन कर देते हैं। मिट्टी वगैरह देकर सारे लोग अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। जो मुसन्निफ है वो काफ़ी दूर दूर तक नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं इब्राहिम सिक्का का पता न चला। दूसरे दिन पूरे गांव में खलबली मच गई कि किसी की लाश वहां पड़ी है कब्रिस्तान के किनारे पीपल पेड़ के नीचे। तो ये मास्टर साहब भी गए, उसे पलटा कर देखा तो वो वही इब्राहिम सिक्का था। यानी इब्राहिम सिक्का अपनी मोहब्बत को खोने के बाद, अपनी महबूबा को खोने के बाद उसे जीने का मन नहीं किया, और वो कब्रिस्तान के किनारे वही पीपल दरख्त के नीचे चबूतरा बने हुए थे जहाँ लोग, आने जाने वाले लोग बैठा करते थे, आराम करते थे गर्मी के दिनों में। तो सारे लोग मिट्टी मिट्टी देकर घर चले गए, ये वही लेटा रहा। बीमारी की हालत थी, ठंड की रात थी, वही पीपल पेड़ के नीचे वो बने चबूतरे पर उनकी मौत हो जाती है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अपने प्यार को या मोहब्बत को खो देने के गम में वह भी अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। तो मुख्तसर सा में, शॉर्टकट में, ये थी इब्राहिम सिक्का की कहानी। आते क्वेश्चन पर। सारा ऑब्जेक्टिव, ये जो इब्राहिम सिक्का है यह एक मुख्तसर अफसाना है। इब्राहिम सिक्का के मुसन्निफ, मैं इस शब्द का इस्तेमाल किया इब्राहिम सिक्का की जगह पर, बार बार कितना इब्राहिम सिक्का लिखूंगा। तो इब्राहिम सिक्का यानी इसके मुसन्निफ सलाम बिन रज़ाक है।
सलाम बिन रज़ाक का जन्म जो है वह 15 नवंबर 1941 को 1941 को महाराष्ट्र के पनवेल में पैदा हुए। उनकी तालीम डिप्लोमा एजुकेशन की है। वह बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में 35 बरस तक उस्ताद की हैसियत से मुतल्लिक रहे, यानी उस्ताद थे। 1999 ईस्वी में वह सबकदोश हुए। ये नुक्ता शायद नहीं दिख रहा हो आप लोगों को। सबकदोश हुए यानी रिटायर हो गए। 1964 ईस्वी में उनका पहला अफसाना शायद हुआ। उसके बाद नंगी दोपहर का सिपाही 1977 में लिखा, मुअब्बर 1987 में लिखा और शिकस्ता बुतों के दरमियान को 2001 में लिखा। ये सारे कौन? नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बर, शिकस्ता बुतों के दरमियान, उनके अफसानी मजमूए हैं। किसका? सलाम बिन रज़ाक का। अगला, उन्होंने कामधेनु के नाम से 1988 में एक हिंदी मजमुआ लिखा। 2004 में शिकस्ता बुतों के दरमियान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी इनाम मिला। 1998 में उन्हें साहित्य अकादमी तर्जुमा अवार्ड दिया गया। अफसाना इब्राहिम सिक्का का मरकजी किरदार खुद इब्राहिम सिक्का ही है। ठीक है, इब्राहिम को लोग प्यार से अब्बू कहते थे। यह कहानी, यानी ये जो इब्राहिम सिक्का कहानी है, मुसन्निफ ही बयान कर रहा है, यानी सलाम बिन रज़ाक बयान कर रहा है, लेखक। ठीक है, सिक्का के मायने पानी पिलाने वाला होता है। आप लोग इसका 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लो, मिटा दें। अब थोड़ा सा किस्सा के अंदर का ऑब्जेक्टिव को निकालता हूं, फिर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। कहीं पर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट कीजिए। मैं इसके मुतालिक समस्याएं आप लोगों का हल कर दूंगा। जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत इनका खबर पहुंच जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव यहां से निकलेगा, यह नहीं। इस कहानी में धोरन गांव का किस्सा बयान किया गया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव निकलेगा, जनाब बदरुद्दीन धोरन गांव के स्कूल का इंचार्ज था, थे, जो लिखना आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अमीर अली धुरन गांव के स्कूल में 15 सालों से सर्विस में थी। अमीर अली भी एक टीचर है, बदरुद्दीन भी एक टीचर है, सब उसी धुरन गांव के स्कूल
ज़हरे इश्क के मुसन्निफ, यहाँ से बहुत अंदर अंदर में दिया है वो लोग क्या क्या कर रहे थे, कौन सी किताबें पढ़ रहे थे, ये सब चीज कुछ भी दे सकता है। शौक लखनवी है, यही सब उठा कर दे देता अंदर से, बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। इसमें दिया है बेटा एक बाहरी किरदार है अब्दुल्ला भिंसा, गांव के सरपंच का लड़का लिखना है लड़का लिखिए, बेटा लिखना है बेटा लिखिए। इब्राहिम सिक्का की तालीम चौथी के मायने 4, जमात के मायने क्लास। उसके बाद आ जाइए बेदार खां पढ़ाते हैं। बेदार खां देशमुख। देखिए कभी कभार ये ऑप्शन दे देता है गांव का दबंग आदमी, वास्तव में वो दबंग आदमी नहीं था। देशमुख वो गांव के मस्जिद का मुतवल्ली था, देख रेख करने वाला। लेकिन कहीं कभार जो है ऑप्शन में भी दे देता है गांव का दबंग आदमी, वही उनके चाल चलन की वजह से गैस पेपरों में भी यही आंसर लिख दिया जाता है, वास्तव में वो मुतवल्ली था। अब देख लीजिएगा आप लोग के ऑप्शन में क्या दे रहा है, जो भी चीज दे दे वही ऑप्शन टिक कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। गांव में उनकी कपड़ों की भी दुकान थी, बेदार खां देशमुख का। इतना तो आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, मिटाना पड़ेगा एक बार। आप लोगों का भी हो गया? चलिए एक ऑप्शन देखिएगा, जितने बच्चे चाहे कोई भी राइटर का गैस पेपर पढ़ रहे हैं उसमें ऑप्शन गलत मिलता है। गैस पेपर में लिखा हुआ आंसर भी गलत होता होगा, यानी ये वाला आंसर,
इब्राहिम बेदार खां देशमुख की छोटी बहन से मोहब्बत करता था। बहन से करता था और वहाँ बहुत सारे गेस्ट पेपर में ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि बेदार खां देशमुख की बेटी से मोहब्बत करता था। वो ऑप्शन गलत है। आप लोग गेस्ट पेपर वगैरह पढ़ते हैं, वो वाला ऑप्शन मिलेगा, उसे काट दीजिए। बहन वाला ऑप्शन ठीक है। बेदार खां देशमुख की बहन कुएं में गिरकर मर जाती है। हो सकता है दे दे कि उसकी बहन कैसे मरती है, कि बाबू कुएं में गिरकर मरती है। एक ऑब्जेक्टिव है मन विजडम, किताब का नाम है। तो मन विजडम के मुसन्निफ जो है वो नयाज फतेहपुरी है। नयाज फतेहपुरी। उसके बाद लिखिए बेदार खां देशमुख की बहन का उम्र, पता है वो 30-32 साल की हो गई थी, क्योंकि उसका वो दबंगिरी लेकर उनके घर में कोई रिश्ता नहीं आता था, कोई रिश्ता पिश्ता नहीं आता था, ऐसे ही घर में रहती थी। ऐसे ये कहानी या अफसाना इब्राहिम सिक्का, इन्वर्टेड कॉमा में लीजिए, शिकस्ता बुतों के दरमियान से लिया गया है या महफूज है। अगला इसमें लिख लीजिए इब्राहिम 20 से 25 साल का नौजवान था। ये दिमाग में न रखिएगा कि छोटा बच्चा था, बड़ा हो गया। इतना ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़िए, इसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव पर। क्लियर हो गया सबका?
अब आइए एक एक करके 2-3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव इसका मेन आता है प्रत्येक साल, आप लोगों का क्लियर करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन सुनिए, सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया था? तो 2004 में। साहित्य शिकस्ताबुतों के दरमियान पर किन 2 जबानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक, तो 2 जबान में से एक जबान उर्दू है, एक जबान उसका मराठी। उर्दू और मराठी इसी जबान को लिखिए। उर्दू और मराठी जबान से मैं सलाम बिन रज़ाक को सिर्फ सलाम लिख रहा हूं। सलाम को अदबी ताल्लुक था, यानी वो उर्दू और मराठी बहुत खतरनाक पकड़ था। सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसाना के नाम लिखे तो शिकस्ताबुतों के दरमियान ये सब लिखवा दिया गया है, उसको बैठ करके देख लीजिएगा। किरदार असास 4 अफसानों के अनवानात और उनके लिखने वालों के नाम लिखे। ये क्वेश्चन कहा, आप बताइए में से आप बताइए कि ग्रुप का 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किरदार असास चार अफसानों के अनवानात और मुसन्निफ के नाम बताएं। तो देखिए 4 अफसानात में एक तो हो गया गोपीनाथ, किरदार है। गोपीनाथ और हितक, ये 2 किरदार हैं। इसके जो मुसन्निफ है, लिखने वाला, मैं ऊपर पे दर्शा दे रहा हूं। मुसन्निफ ये है किरदार, ये है मुसन्निफ, बार बार देख लीजिए। तो ये हो गया मंटू। मंटू के मायने सादत हसन मंटू का पूरा लिख देता हूं। सादत हसन मंटू। नंबर 2 में ले लीजिए आप लाजवंती। लाजवंती को लिखने वाला है कृष्ण चंद्र बेदी। उसके बाद आ जाइए आप 3 नंबर में कालू भंगी। किताब नहीं दिया हुआ आप लोगों का, अगर कोई बच्चे किताब में ढूंढ रहे हैं तो आप पेज नंबर 93 में देख लीजिएगा, 92 93 में कालू भंगी। ये भी आपका कृष्णचंद्र बेदी ही है। और 4 नंबर में आ जाइए काले शाह। ये सब किरदार अदा करने वाला। गोपीनाथ आदमी है, हितक भी आदमी है, लाजवंती लड़की है, कालू भंगी
डोम जाति में से है। काले शाह, ये एक किरदार का नाम है काले शाह, और ये इसका लिखा हुआ है गयास अहमद गुदी। गयास अहमद, तो इसमें गयास को आप से ले लीजिए, लीजिए, इसे मिटा दो। YouTube वाले बच्चे कोई दिक्कत होने पर कमेंट करें, जितना हो सके शेयर करें, मन लगाकर पढ़िए ताकि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आप लोग कर पाइए। हम लोगों को भी थोड़ा फख्र होगा, पता चलेगा। तो आगे दिया है मुख्तसर गुफ्तगू में से इब्राहिम की तालीम कहाँ तक थी, तो चौथी जमात तक। इब्राहिम किससे मोहब्बत करता था, बेदार खां देशमुख की छोटी बहन से। इस अफसाना में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है, तो धुरन गांव का। अब्दुल रब और अब्दुल्ला भिनसा कौन था, अब्दुल रब गांव का सरपंच था। अब्दुल रब गांव का सरपंच था, अब्दुल्ला भिनसा उसका बेटा था। अफसाना इब्राहिम सिक्का के खालिक कौन है, यानी मुसन्निफ कौन है, तो सलाम बिन रज़ाक। और ये किस मजमूए से अखज़ किया गया है, यानी किससे लिया गया है। अगला तफसीली गुफ्तगू में देखिए आपको कहां से क्या लिखना है। मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बता देता हूं, आप सभी से होगा, जिस बच्चे से नहीं होगा वो बार बार किस्सा को सुन लें, उससे भी नहीं होगा मुझे कमेंट कीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन जो है, इब्राहिम सिक्का के मरकजी किरदार का सराफा बयान कीजिए। ये एक क्वेश्चन है बाबू। उसके बाद आपका दूसरा तो नहीं, आ जाइए 5वां नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इब्राहिम सिक्का के वहदत तासीर पर एक नोट लिखें, ठीक। उसके बाद आ जाइए 6 नंबर में सलाम बिन रज़ाक की अफसानवी ज़बान पर तबसरा करें। ये तीनों क्वेश्चन है। इब्राहिम सिक्का के मरकजी किरदार कौन, इब्राहिम है, उसका सरापा बयान कीजिए। सरापा के बारे में पूरी दास्तान बताइए। इब्राहिम सिक्का के वहदत तासिर पर एक नोट लिखिए, यानी इसकी मरकजी ख्याल के बारे में आप क्या जानते हैं, आपके मिजाज में क्या लगा ये कहानी का सरापा, तो पूरा किस्सा लिखना है इस पर। सलाम बिन रज़ाक की अफसानवी मजमूए पर तबसरा करें, चर्चा कीजिए। तो यह अफसाना पहले पूरा लिखिए। पूरा अफसाना का मरकजी किरदार है
ये तीनों क्वेश्चन को क्वेश्चन याद कर लीजिए, आंसर बड़ी बात नहीं, आंसर किस्सा ही लिखना है उठाकर। इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए जिस पर आप लोगों को कहानी उठाकर बैठा देना। क्लियर कर? इसमें से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। ये चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर बचेगा खतूत, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये आपका वही तफसीली गुफ्तगू में से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है इब्राहिम की मौत किन हालात में हुई? किन हालात में? मोहब्बत करेगा तो मौलवी ना करेगा। ये मैं डबल टिक मार रहा हूं आंसर का। ऐसे स्टार्ट कीजिएगा, जब उनकी, अब महबूबा लिखिए, सबको तो पता चलिए गया, कितना छिपाइएगा। जब उनकी महबूबा का इंतकाल हो गया तो गोया उनके जीने की उम्मीद खत्म हो गई थी। एक तरफ मोहब्बत के खोने का गम, आप लोग इतना बताइए। चैनल को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि अकेले हम लोगों के हाथ में नहीं है जो चैनल किसी के पास तक पहुंचा दें। आप लोगों के पास जितना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, अपने अपने दोस्तों को प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए। आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। हाँ, मोहब्बत के खोने का गम और दूसरी बेदार खां देशमुख का डर के वजह से वह अंदर से बहुत टूट गया था। उन्हें काफी तेज बुखार था। कॉमा लगाकर लिखिएगा, जहां उस लड़की को दफनाया गया था, उसी कब्रिस्तान के पास, लिखिए सीधा, उसी कब्रिस्तान के पास
इब्राहिम ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। बाकी किस्सा के अनुसार आपको और भी कुछ लगता है अपनी भाषा में लिखने के लिए तो लिखिए, कहानी पर उतना डरिए मत। आप जैसा मन करे वैसा लिखिए, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को खबर कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।